हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज का हमारा टॉपिक है आज़ाद हिंद फौज। सबसे पहले मैं इसका विवरण जानेंगे। तो आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1942 ईस्वी में किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्र कराने के लिए इसे बनाया गया था और इसकी स्थापना की गई थी 21 अक्टूबर 1943 में। फौज में कुछ ऐसे ब्रिगेड बनाए गए थे जिसके नाम निम्नलिखित है। तो सबसे पहला जो ब्रिगेड था वो था महात्मा गांधी ब्रिगेड, दूसरा अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड, तीसरा जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड और चौथा था सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे उनकी भूमिका आज़ाद हिंद फौज में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बारे में हम आगे चलकर देखेंगे। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में किया गया। कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया जाता है और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया था। तो कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया जाता है और सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आता है। और इसी बीच विदेश में हो रहे भारतीयों के लिए उन्होंने क्या किया कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की भी स्थापना की गई और प्रथम सम्मेलन जून 1942 बैंकॉक में इसका प्रथम सम्मेलन किया जाता है। किसका? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का। अब हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं, और इनकी आज़ाद हिंद फौज में क्या भूमिका रही है वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उनका परिचय जान लेते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस और माता का नाम था प्रभावती। और 1920 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने RCS की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो 1920 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने RCS की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और उसे ज्वाइन भी कर लेते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 1921 ईस्वी को उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। इसके पश्चात वे भारत आए और उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और वह भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा बन जाते हैं। और 1938 से 1939 तक उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो जिस तरह वो भारत आते हैं वहाँ वे महात्मा गांधी से भेंट करते हैं और उन्हें भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने का एक मौका मिलता है। और 1938 से 1939 तक उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना लिया जाता है। लेकिन 1940 ईस्वी में उन्होंने वहाँ से भी इस्तीफा दे दिया और आगे चलकर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी एक पार्टी का निर्माण किया। फिर 28 मार्च 1941 ईस्वी को वे बर्लिन पहुंचते हैं और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने रूस और जर्मनी से अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करने के लिए सहायता मांगी। तो 28 मार्च 1941 ईस्वी में वे बर्लिन पहुंचते हैं और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जो रहते हैं उन्होंने रूस और जर्मनी से अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करने के लिए सहायता मांगते हैं। और जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सैनिक के 2 दस्तों का गठन किया। तो जर्मनी में जब सुभाष चंद्र बोस जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया? भारतीय सैनिकों का 2 दस्तों का गठन किया और पेरिस और रोम में स्वतंत्र भारतीय केंद्र स्थापित किया। तो वो केंद्र की भी स्थापना करते हैं कहाँ? पेरिस और रोम में। जर्मनी में उन्हें नेताजी की उपाधि दी गई। तो जर्मनी में जब वो वहाँ रह रहे थे तो वहाँ पर उन्हें नेताजी की उपाधि दी जाती है। और वर्ष 1943 में उन्होंने जापान का दौरा किया। यहाँ के शाही प्रशासन ने उनके मदद के लिए हाँ कर दिया। वर्ष 1943 ईस्वी में वे जापान का दौरा करने जाते हैं और यहाँ के शाही प्रशासन जो रहती है वो इनके मदद के लिए, मतलब सुभाष चंद्र बोस की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। 1942 में रास बिहारी बोस ने जापान में
इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी और आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह द्वारा वहाँ जापान में की जा चुकी थी। कैप्टन मोहन सिंह की जापानी अफसरों से मतभेद होने के कारण आज़ाद हिंद फौज को भंग करने की आज्ञा प्रचलित कर दी गई। तो जो कैप्टन मोहन सिंह थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, तो उनका जापानी अफसरों से कुछ मतभेद हो जाता है, जिसके कारण जो जापानी अफसर थे उन्होंने कहा कि आज़ाद हिंद फौज को भंग कर दिया जाएगा और इसकी आज्ञा को प्रचलित कर दिया गया। लेकिन ऐसी स्थिति में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के जो सदस्य थे रास बिहारी बोस, जो हमने आगे देखा, जिन्होंने 1942 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी, उन्होंने क्या किया कि आज़ाद हिंद का फौज का नेतृत्व 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। तो इस तरह सुभाष चंद्र बोस भी आज़ाद हिंद फौज का एक हिस्सा बन जाते हैं 1943 ईस्वी में। उन्होंने 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। तो 1943 ईस्वी में जब वो इसका नेतृत्व करने लग जाते हैं तो उन्होंने इसका पुनर्गठन करना ज़रूरी समझा और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। तो उन्होंने स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार का गठन करते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस, और जिसके मंत्रियों में HC चैटर्जी थे जो वित्त अधिकारी थे, MA अय्यर जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, और लक्ष्मी सहगल थी जिन्होंने स्त्रियों के विभाग को संभाला। ये सब आदि शामिल थे इस अस्थायी सरकार में और इसका मुख्यालय था रंगून में। तो इसका मुख्यालय कहाँ बना गया? रंगून में। ये एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया था किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। जर्मनी तथा जापान ने अस्थायी सरकार जो बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, उसको समर्थन उन्होंने किया और सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट महिलाओं के लिए भी उन्होंने स्थापित कर दिया। तो महिलाओं के लिए भी एक रेजिमेंट की स्थापना कर देते हैं। मतलब आज़ाद हिंद फौज में सिर्फ मर्द ही नहीं, महिलाएं भी अच्छे से भाग ले रही थी। और इस तरह उन्होंने 3 ब्रिगेड की भी स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड के नाम से रखा। सर्वप्रथम राष्ट्रपिता गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही कहा गया था। सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हमने बहुत त्याग किया है। तो सैनिकों का आह्वान जब वो कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत त्याग किया है, किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। और उसी समय उनका एक नारा बुलंद होता है। उन्होंने एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 6 नवंबर 1943 को जापानी सेना ने आज़ाद हिंद फौज को अंडमान और निकोबार द्वीप सौंप दिया। तो 6 नवंबर 1943 ईस्वी को क्या होता है कि जो जापानी सेना होती है वो आज़ाद हिंद फौज को अंडमान और निकोबार द्वीप सौंप देती है। बोस ने अंडमान और निकोबार का नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा। तो जिस तरह जापान ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार का द्वीप सौंप देते हैं, तो उन्होंने उसका नाम शहीद और स्वराज द्वीप रख दिया। 18 मार्च 1944 को आज़ाद हिंद फौज की तीनों ब्रिगेड ने जापानी सेना के नेतृत्व में भारत को आज़ाद कराने के उद्देश्य से बर्मा, जो कि म्यांमार अभी कहते हैं, की सीमाओं को पार कर उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र कोहिमा और नागालैंड पर घेरा डाल देते हैं। तो 18 मार्च 1944 को जो आज़ाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेड रहती है, जैसा मैंने आपको बताया, गांधी ब्रिगेड, सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड और जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड, तो ये 3 ब्रिगेड जो रहती है वो जापानी सेना के नेतृत्व में भारत को आज़ाद कराने के उद्देश्य से बर्मा जाती है, बर्मा की सीमाओं को पार करती है और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र, मतलब उत्तर पूर्वी भारत में जो क्षेत्र था कोहिमा और नागालैंड, वहाँ पर जाकर घेरा डाल देती है और यह घेरा 1 वर्ष तक चला। मई 1945 में ब्रिटिश सेना द्वारा रंगून पर पुनः अधिकार के लिए जाने के बाद आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को जापानी सेना के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ता है। मई 1945 में क्या होता है कि ब्रिटिश सेना जो रहती है वो रंगून पर
पुनः अधिकार कर लेती है और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को जापानी सेना के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ता है और वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज में सिपाहियों द्वारा समर्पण के बाद सरकार ने उन पर निष्ठा की शपथ, मतलब सरकार के प्रति उनका एक आरोप लगाया गया था कि वो सरकार के प्रति निष्ठा को उन्होंने तोड़ा है और इस तरह लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय करती है। किसके खिलाफ? आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के खिलाफ। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद बचाव समिति का गठन किया, लेकिन इससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। आगे चलकर गुरु बख्श सिंह, प्रेम सहगल, शाहनवाज पर मुकदमा चलाया गया, जिन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है, लेकिन अब इतना विरोध बढ़ जाता है लोगों का कि जिसके कारण वहाँ के जो वाइसराय थे उन्होंने इस जो सज़ा दी थी इन सिपाहियों को, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को, उन्हें विवश होकर उसे वापस लेना पड़ता है और वो लोग सिपाही, जो जितने सिपाही रहते थे वो फांसी से बच जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस 16 अगस्त 1945 को सिंगापुर से हवाई जहाज़ द्वारा टोक्यो की ओर चले तथा संभवतः फार्मोसा के ताइहोकू हवाई अड्डे पर हुई विमान दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई। तो 16 अगस्त 1945 को वो सिंगापुर से हवाई जहाज़ द्वारा टोक्यो की ओर चलते हैं और संभवतः फार्मोसा के ताइहोकू हवाई अड्डे पर उनकी विमान की दुर्घटना हो जाती है और उनकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। इस तरह सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है और आज़ाद हिंद फौज यहीं पर समाप्त होता है। और निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज यह अभियान भारत के राष्ट्र मुक्ति आंदोलन का एक बहुत ही शानदार अध्याय है और भारतीय उसके सैनिकों की वीरता की सराहना करते हैं और श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। उनका अनुपम जो त्याग था, शौर्य और बलिदान था, भारतीयों को अपने देश की स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए प्रेरणा देती है कि जिस तरह उन्होंने त्याग दिया लोगों के लिए, अपना सैक्रिफाइस किया ताकि वो अपने भारत को स्वतंत्रता दिला सकें। तो इससे प्रेरित होकर कई भारतीय इससे प्रेरित हुए और उनमें भी एक जोश आया कि वो भी अपने देश के लिए कुछ कर सकें। तो हमारा ये आज़ाद हिंद फौज यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।